नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 4 दिन की यात्रा पर वाशिंगटन डीसी पहुंचे। प्रधानमंत्री आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और वैश्विक कंपनियों के शीर्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। G4 संगठन के सदस्य देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और अधिक विधिसम्मत, प्रभावी और इसमें प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पोस्ट कोविड प्रबंधन पर व्यापक राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 83 करोड़ 39 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.77% हुई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 3 वर्ष पूरे हुए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उद्योग जगत से निरंतर आर्थिक विकास के लिए विभिन्न सुधारों को उत्साह के साथ लागू करने का आग्रह किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2005 के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों में संशोधन किया और दुबई में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। दोपहर समाचार में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 4 दिन की यात्रा पर आज सुबह वाशिंगटन डीसी पहुंचे। भारी वर्षा के बावजूद भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे। जैसे ही प्रधानमंत्री का विमान वाशिंगटन पहुंचा, उत्साहित भारतवंशियों ने हर्षोल्लास में नारे लगाने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय हमारी ताकत हैं। अमेरिका यात्रा के पहले दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहेगा। वे आज अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विश्व की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। उनका ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से भी अलग से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के ताजा अपडेट के लिए अब हम चलते हैं वाशिंगटन डीसी में अपने विशेष संवाददाता डॉक्टर अतुल कुमार तिवारी के पास। अतुल, प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रमों के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? जी कनक, सन 2014 के बाद से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का 7वां दौरा है। वाशिंगटन पहुंचने से पहले अपने संदेश में उन्होंने कहा था कि इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करना है। साथ ही जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे सामरिक भागीदार देशों के साथ अपने रिश्तों को बल मिलेगा। आज पहली बार प्रधानमंत्री और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच आमने सामने की सीधी बातचीत भी होगी। दोनों नेता इससे पहले जून में फोन पर कोविड संकट के बारे में बातचीत कर चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच विज्ञान और तकनीक के परस्पर सहयोग के विस्तार का मुद्दा अहम रहेगा। कनक, जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री का आज पहला कार्यक्रम शीर्ष उद्योगों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत करने का है। आपके पास कोई जानकारी है इस बारे में? जी देखिए कनक, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल की दिशा में यह एक अहम कदम है। 5 चोटी के सीईओज प्रधानमंत्री से बारी बारी मिलेंगे। यह मुलाकात अलग अलग होगी। हर एक सीईओ से 15 मिनट चर्चा होगी। इसके पहले 5 मिनट की उनकी ब्रीफिंग की जाएगी। क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियन अमॉन की कंपनी सेमीकंडक्टर्स, सॉफ्टवेयर और वायरलेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती रही है।
उनके बाद अडोबी कंपनी के चेयरमैन और भारतीय मूल के शांतनु नारायण प्रधानमंत्री से मिलेंगे। शांतनु नारायण सन 2007 से अडोबी कंपनी की कमान संभालते रहे हैं। उनके बाद फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमन प्रधानमंत्री से मिलेंगे। सोलर पैनल्स और फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट्स बनाने में यह कंपनी अग्रणी है। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल प्रधानमंत्री से मिलेंगे। यह कंपनी अमेरिका में रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी रही है। प्रधानमंत्री से मिलने वालों में ब्लैकस्टोन के सीईओ स्टीफन ए श्वार्ट्जमैन भी शामिल हैं। ब्लैकस्टोन न्यूयॉर्क की एक जानी मानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है। उम्मीद है इन बैठकों से द्विपक्षीय व्यापार को बल मिलेगा, जो वर्ष 2019 में $149 बिलियन का था। कनक, जानकारी के लिए धन्यवाद अतुल। धन्यवाद कनक। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को भी संबोधित करेंगे। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि क्वाड संगठन समान विचारधारा वाले देशों का समूह है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक साथ हुए हैं। World over, we are still under pressure of COVID, and United States particularly has that. But President Biden has gone ahead and taken the initiative to invite Prime Minister Modi for his first one-on-one interaction. This is not the first time they are actually meeting, because in 2014, when Prime Minister Modi came for the first time, then Vice President Biden had hosted him for a lunch. And subsequently in 2016, during the historic address to US Congress, Vice President Biden had presided over. So this is a continuation of that interaction. G4 संगठन के सदस्य देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अधिक विधि सम्मत, प्रभावी और उसमें प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए तत्काल सुधार की जरूरत पर जोर दिया है। इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों भारत के एस जयशंकर, ब्राजील के कार्लोस एल्बर्टो फ्रैंको रांका, जर्मनी के हेको मास और जापान के तोशिमित्सु मोतेगी ने कल रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग बैठक की। इन मंत्रियों ने बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधारों को अब रोका नहीं जा सकता। भारत और संयुक्त अरब अमारात के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता वार्ता का पहला दौर आज होगा। नए आर्थिक समझौते से 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब तक बढ़ जाने की उम्मीद है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और संयुक्त अरब अमारात के विदेश व्यापार राज्य मंत्री डॉ थानी बिन अहमद अल ज़यूदी ने कल इस वार्ता की औपचारिक शुरुआत की। दोनों मंत्रियों ने कहा है कि इस समझौते से दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जीवन स्तर उन्नत होगा और व्यापक सामाजिक तथा आर्थिक अवसर उपलब्ध होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उद्योग जगत से विभिन्न सुधारों को लागू करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने और आने वाले दशकों में निरंतर आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित मिस्टिक साउथ ग्लोबल लिंकेज समिट 2025 तक $15 खरब की अर्थव्यवस्था की ओर विषय पर उद्योग जगत को संबोधित किया। श्री नायडू ने कहा कि भारत अब अपने विकास को फिर से हासिल करने में एक निर्णायक स्थिति में है। उन्होंने कहा कि इस समय सभी हितधारक मिलकर निरंतर आर्थिक गति सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने हमेशा संपूर्ण मानव जगत को एक परिवार माना है। उन्होंने कहा कि देश के औषधि उद्योग ने कम लागत के नैदानिक किट, औषधि, चिकित्सा उपकरण और पीपीई किट तैयार किए हैं और अनेक विकासशील देशों को किफायती विकल्प उपलब्ध करा रहा है।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल वैश्विक कोविड सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में भारत ने वैक्सीन उत्पादन को 95 अन्य देशों और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व भी एक परिवार की तरह महामारी की दूसरी लहर के दौरान भारत के साथ खड़ा रहा। इस एकजुटता और सहयोग के लिए उन्होंने सबका आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 करोड़ से अधिक लोग कोविड रोधी दोनों टीके लगवा चुके हैं। As our production increases, we will be able to resume vaccine supply to others too. For this, the supply chains of raw materials must be kept open. Our grassroots level healthcare system had delivered over 800 million vaccine doses so far. Over 200 million Indians are now fully vaccinated. This has been enabled through the use of our innovative digital platform called COVIN. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड के पश्चात होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आज राष्ट्रीय समग्र दिशा निर्देश जारी किए। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि ये स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड के बाद की स्वास्थ्य जटिलताओं के लिए अग्रिम रूप से तैयार करने और रोगियों को उपयुक्त उपचार देने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ये भारत में जारी 7 मॉड्यूल की पहली ऐसी श्रृंखला है जो चिकित्सा कर्मियों को व्यापक दिशा निर्देश देती है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 83 करोड़ 39 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 71 लाख 38 हजार टीके लगाए गए। इसी दौरान 31,990 मरीज संक्रमण से स्वस्थ हुए। संक्रमण से ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.77% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 31,923 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 80 करोड़ 67 लाख कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 4 करोड़ 29 लाख टीके अब भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। 64 लाख और टीके शीघ्र ही उन्हें मिल जाएंगे। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 4 दिन की यात्रा पर वाशिंगटन डीसी पहुंचे। प्रधानमंत्री आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और वैश्विक कंपनियों के शीर्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। G4 संगठन के सदस्य देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और अधिक विधि सम्मत, प्रभावी और उसमें प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पोस्ट कोविड प्रबंधन पर व्यापक राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 83 करोड़ 39 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.77% हुई। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 3 वर्ष पूरे हुए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उद्योग जगत से निरंतर आर्थिक विकास के लिए विभिन्न सुधारों को उत्साह के साथ लागू करने का आग्रह किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2005 के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों में संशोधन किया। और दुबई में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया। केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण और युवा मामले तथा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज लखनऊ में भाजपा पदाधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव की रणनीति बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। पहले उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की और भाजपा मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लिया। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। इसका उद्घाटन आज सवेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि वर्ष 2019-20 में श्रम शक्ति भागीदारी बढ़कर 40.1% हो गई है। देश का प्रमुख स्वास्थ्य कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोगों को लाभ मिला है। ये जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए सालाना तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम है। इस योजना के अंतर्गत देश भर के 10 करोड़ से अधिक निर्धन परिवारों को स्वास्थ्य लाभ देने का उद्देश्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि इन 3 वर्षों में योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों की उल्लेखनीय मदद की गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा और दिल्ली को छोड़कर 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को लागू किया है। इस योजना ने बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और पूरी व्यवस्था कैशलेस। इसका मतलब है कि जो पेशेंट है उसको कोई भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ता अपनी जेब से, और कोई भी पेपर हम लोग नहीं करते हैं जिससे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस नहीं इसमें आती है। कि 15 दिन का वक्त मैक्सिमम है जिसमें क्लेम सब सेटल हो जाते हैं। तो हम लोगों ने नए नए मापदंड इस मामले में स्थापित किए हैं और जिनको हम लोग चाहते हैं कि जो एक्सेस और क्वालिटी और उसके बाद कॉस्ट, अफोर्डेबिलिटी तो 0 कॉस्ट है। एक्सेस के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स को एम्पैनल कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2005 के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन को उम्मीद है कि इन कड़े दिशा निर्देशों के माध्यम से देशों को स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रेरित करने और वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों तथा बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी। आईपीएल क्रिकेट में आज अबू धाबी में मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात दुबई में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है और अब आज का संस्कृति संदेश समर्पित है छायावाद के बाद के कवियों की पहली पीढ़ी के कवि रामधारी सिंह दिनकर को। आज हम एक ऐसे कवि की बात कर रहे हैं जिन्हें स्वतंत्रता से पहले विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में राष्ट्र कवि के रूप में जाना गया। इनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में जहां ओज, विद्रोह, आक्रोश और कांति की पुकार है, तो वहीं दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति। इन्हीं 2 प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में देखने को मिलता है। दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार में बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। दिनकर जी की महान रचनाओं में रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा शामिल हैं। उर्वशी को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। कुरुक्षेत्र में उन्होंने लिखा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो वहीं रश्मिरथी में दिनकर लिखते हैं, पत्थर सी हों मांसपेशियां, लोह दंड भुजबल अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसकी
पीछे जब जगमग है। दिनकर जी की रचना धर्मिता को सम्मान देते हुए उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दुनिया भर को अपनी रचनाओं से जागृत करने वाले रामधारी सिंह दिनकर 24 अप्रैल 1974 को स्वयं चिरनिद्रा में सो गए। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला वीर गाथा में परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 4:45 पर सुनिए रामचंद्र विद्यार्थी की जीवन गाथा। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में गुरुवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही की वीर गाथा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन आपके लिए ला रहा है इस संग्राम की एक झलक। आज की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम के बारे में। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के इस महान सेनानी की आज पुण्यतिथि है। हरियाणा में नायक के रूप में सम्माननीय तुलाराम ने राज्य में ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 को रेवाड़ी के रामपुरा उपनगर में पूरन सिंह और ज्ञान कौर के घर हुआ था। उन्होंने 1839 से लेकर 1857 तक 18 वर्षों तक रेवाड़ी पर शासन किया। 1857 में मेरठ और अन्य स्थानों पर विद्रोह के बाद राव तुलाराम भी विद्रोहियों में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में विद्रोहियों की सैनिकों और संसाधनों से भरपूर मदद की। वो विद्रोह के दौरान दक्षिण पश्चिम हरियाणा से अंग्रेजों को बाहर निकालने में भी अस्थायी रूप से सफल हुए। 17 मई 1857 को राव तुलाराम ने अपने चचेरे भाई राव गोपाल देव और उनके सहयोगियों के एक समूह के साथ स्थानीय तहसीलदार को अपदस्थ किया। उन्होंने लगभग 5000 सैनिकों का एक दल खड़ा किया और रामपुरा के किले में बंदूकें और गोला बारूद बनाना शुरू कर दिया। राव ने दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रहे सम्राट बहादुर शाह जफर और अन्य विद्रोही ताकतों की मदद की और उन्हें बड़ी मात्रा में आवश्यक वस्तुओं के साथ 45,000 रुपए भेजे। लेकिन ये मदद दिल्ली को बचा पाने में नाकाफी रही और 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। इसके तुरंत बाद ब्रिगेडियर जनरल शॉवर्स ने रेवाड़ी में राव और उनके सहयोगियों पर हमला करने के लिए दिल्ली में एक दल का नेतृत्व किया। शॉवर्स ने तुलाराम को दूत के जरिए संदेश भेजा कि यदि वो अपनी बंदूकों और हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करते हैं तो उनके साथ नरमी बरती जाएगी। लेकिन तुलाराम ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ब्रिटिश अधिकारी ने 10 नवंबर 1857 को कर्नल गेरार्ड के अधीन एक मजबूत सैन्य टुकड़ी भेजी जिसने रामपुरा किले पर कब्जा कर लिया। 16 नवंबर को कर्नल गेरार्ड नारनौल गए, जहां राव तुलाराम के चचेरे भाई राव किशन सिंह के नेतृत्व में विद्रोही सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तुलाराम की सेना ने अंग्रेजों का बहादुरी से सामना किया और अंग्रेजों को
तितर बितर कर दिया। हमले में कर्नल गेरार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए, कई अन्य ब्रिटिश अधिकारी मारे गए या जख्मी हुए, लेकिन ब्रिटिश सेना की ताकत और भारी बमबारी के सामने तुलाराम की सेना अधिक समय तक प्रतिरोध नहीं कर सकी। नारनौल की लड़ाई 1857 के विद्रोह की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। नारनौल की लड़ाई में नुकसान और तबाही झेलने के बाद राव तुलाराम राजस्थान चले गए और तात्या टोपे के साथ जा मिले, लेकिन सीकर की लड़ाई में तात्या टोपे की सेना भी अंग्रेजों से हार गई। इसके बाद राव ने ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य के खिलाफ ईरान के शाह दोस्त मोहम्मद खान, अफगानिस्तान के अमारात और अलेक्जेंडर द्वितीय रूस के सम्राट से मदद लेने के लिए भारत छोड़ दिया। अंग्रेजों ने अवज्ञा के कारण राव तुलाराम की संपत्ति को जब्त कर लिया। 23 सितंबर 1863 को पूरे शरीर में संक्रमण फैलने के कारण 38 वर्ष की आयु में अफगानिस्तान के काबुल में राव तुलाराम की मृत्यु हो गई। राव तुलाराम ने अपनी अंतिम सांस तक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए गठबंधन बनाने का प्रयास किया। राव तुलाराम की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रेवाड़ी के रामपुरा में हर साल सितंबर में 2 दिन का शहीदी मेला लगता है। राव तुलाराम के सम्मान में भारत सरकार ने 23 सितंबर 2001 को डाक टिकट भी जारी किया। राव तुलाराम जैसे शहीदों की निस्वार्थ सेवा और बलिदान का भारत सदैव ऋणी रहेगा। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित कर रहा है। आज का विषय है डिजिटल इंडिया फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये डिजिटल वित्तीय समावेशन और भारत के समावेशी विकास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना दर्शाता है। हमारा विशेष कार्यक्रम आज रात 9:15 पर FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की सी तेज वर्षा होने का अनुमान है। उत्तर भारत में श्रीनगर और जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 4 दिन की यात्रा पर वाशिंगटन डीसी पहुंचे। प्रधानमंत्री आज अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और वैश्विक कंपनियों के शीर्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। G4 संगठन के सदस्य देशों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को और अधिक विधिसम्मत, प्रभावी और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए इसमें सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पोस्ट कोविड प्रबंधन पर व्यापक राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।